नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़िश्ता तकरीबन 7-8-10 दिन से बहुत सारे ऐसे इवेंट्स दुनिया के अंदर वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं जिससे फ़लस्तीन का नाम जो है वो जगमगा उठा है। एक तो कतर के अंदर जब से फ़ुटबॉल का ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, कतर की हुकूमत की वजह से और उन पॉलिसियों की वजह से वहाँ पर फ़लस्तीनियों का एहतजाज और फ़लस्तीनी जो झंडे लेके वहाँ आ रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस बात को उजागर कर दिया है कि फ़लस्तीन भी कोई मसला है। मराकश के जीतने के बाद जिस तरह मुसलमान जो हैं वो सजदारेज़ हुए हैं और जिस तरह उन्होंने खुशियाँ मनाई हैं, ये भी बहुत अहम तरीन बात थी। इसके साथ साथ एक और वाक़या हुआ है और वो वाक़या भी अहम है कि नेटफ्लिक्स, जो कि इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा एक पोर्टल है जहाँ से फ़िल्में दिखाई जाती हैं, वहाँ पर एक अरब फ़लस्तीनी प्रोड्यूसर जो था और डायरेक्टर, उसकी बनाई हुई फ़िल्म फ़रा जो है वो उसको दिखा दिया गया है। ये फ़रा जो है ये एक सच्ची कहानी है उस ज़माने की जब 1948 के अंदर इसराइल 14 मई को 1948 को कायम हुआ था। उससे पहले उन्होंने वो पूरे इलाके जो थे उनको खाली कराया था, अरबों को बाकायदा उन पर कत्ल गारत करके उनको वहाँ से निकाल के उनको महाजर बना के। थोड़ा सा इस तारीख को आएँ, फिर उसके बाद मैं उस वाक़े के बाद उस फिल्म के हिसाब से आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि इस फिल्म के आने से जितनी वो पैथोस वाली और जितनी वो दर्द अंगेज़ कहानी है, उस दर्द अंगेज़ कहानी को अगर आप एक दफ़ा देखेंगे, मैं कोई फिल्म की एडवर्टाइजिंग नहीं करने यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा दिलाना चाहता हूँ कि मुसलमानों पे बीती क्या थी। आप अंदाज़ा करें कि जिस वक़्त खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है और ये इलाका जो है ये बरतानवी अफवाज के हिस्से में आ गया था, वो इलाका जिसे उर्दन कहते हैं या शर्क़ उर्दन कहते हैं या ग़र्ब उर्दन कहते हैं, और उसके साथ साथ वो नीचे सारे का सारा सऊदी अरेबिया का जो इलाका है, तो उस वक़्त उन्होंने ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया तो हवाले कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने शरीफ मक्का का, क्योंकि उसके साथ मिलकर उन्होंने उस्मानियत खिलाफत उस्मानिया को उल्टा था। फिर उसके बाद वहाँ पर सऊद आ गया था, उसको भी उन्होंने, चूँकि उनका अपना एजेंट था तो उसको साथ लेके हिजाज़ पे कब्ज़ा करवा लिया था। लेकिन फ़लस्तीन का इलाका और उसके साथ उर्दन का इलाका और ये छोटे छोटे बाकी छोटे छोटे इलाके जिनमें लेबनान शामिल था, शाम था, इसको उन्होंने अपने पास रखा था। लेबनान जो था उसको फ्रेंच और ब्रिटिश उन्होंने मिल के उन्होंने उसका एक आइन बनाया और उस आइन के अंदर ये तय कर दिया कि उसका सदर जो है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा। वो एक छोटी सी आबादी है वहाँ पर। उनका जो वज़ीर आज़म सुन्नी होगा और उनका स्पीकर असम्बली का जो है वो शिया होगा, और यूँ उन्होंने इक़्तिदार जो है वहाँ मुंतकिल कर दिया। लेकिन उससे पहले ही उस खित्ते के अंदर इन्होंने अपनी जगह बना ली हुई थी। 1865 के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनी थी। शाम का इलाका जो था ये फ्रांसीसियों के हिस्से में आया था, तो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने अपना वहाँ इक़्तिदार कायम करने के लिए अलवियों से वादा कर लिया हुआ था, जो कि वहाँ सिर्फ 10% थे कि हम आपको इक़्तिदार देंगे, और बशार अल असद का बाप हाफ़िज़ अल असद जो था वहाँ पर बरसे इक़्तिदार आ गया था। बल्कि उससे पहले एक और अलवी बादशाह भी था जो थोड़ी देर रहा और बाद में इसको लेके आया गया था। शरीफ मक्का से इक़्तिदार जब ख़त्म किया गया वहाँ पर, उसको सोचा था मुझे पूरा अरब मिल जाएगा, तो उसको कहा गया एक बेटा हम तुम्हारा उर्दन में बिठाते हैं, दूसरा बेटा हम तुम्हारा बिठाएंगे फैसल को वहाँ पर इराक़ में, तीसरा शाम में। फैसल जो था वो इराक़ में चला गया, वो उस दिन कुछ दिन वहाँ पर रहा, फिर उसके बाद वहाँ बगावत हो गई और लोग आ गए। उर्दन वाला अभी तक वो वहाँ चला आ रहा है, अब्दुल्ला, फिर उसके बाद हुसैन, और फिर उसके बाद फिर अब्दुल्ला जो उसका पोता आ गया। इस उर्दन के हिस्से में ये फ़लस्तीन का इलाका, जो यरूशलेम, ये इलाका आया था। लेकिन इस यरूशलेम के इलाके के अलावा ये जो ग़र्ब उर्दन का जो इलाका है, जो दरिया गुज़रता दरिया उर्दन उसके साथ का जो इलाका है, उसके अलावा जो बाकी रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ 1920 से 24 के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के यहूदी जो थे वो वहाँ पर आके खामोशी से आबाद होना शुरू हुए। रॉथशील्ड बहुत बड़ा नाम है, ये वो शख्स है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर लिया था इस फैमिली ने, और ये बहुत बड़ा ख़ानदान है। आज भी इस वक्त दुनिया की तमाम तर जितनी भी फिनेंसेस है उसको कंट्रोल ये करता है, खा वो मैनहट्टन से करे, वॉल स्ट्रीट से, या वो किसी और जगह से करे। ये रॉथशील्ड को उस वक्त जो सरबराह था ख़ानदान का, ये 60 लोगों के साथ एक रेत के टीले के ऊपर आया और उन 60 लोगों के सामने उसने एक तरफ
सफ़ेद घूंघे रखे, दूसरी तरफ उसने ग्रे कलर के घूंघे रखे। एक पर मकानों का नंबर लिखा हुआ था और दूसरे पर उनका नंबर लिखा हुआ था, इंसानों का नाम लिखा हुआ था। फिर उसके बाद पर्चियाँ निकाली गईं और सबको मकान 60 लोगों को अलॉट हो गए। और उसके साथ एक सिनेगॉग, जिसे यहूदी इबादतगाह कहते हैं, उसका एक स्कूल और उसके साथ एक मिलिट्री की परेड के इलाके का नक्शा भी तैयार करके लाया गया था। तल अबीब उस रेत के टीले को कहते हैं कि जिसके नीचे पानी मौजूद होता है। 1 साल के अंदर उन्होंने वो मकान और चीज़ें तामीर कर दी और तामीर करने के बाद उस पूरे खित्ते के अंदर एक सिटी काउंसिल भी बना दी गई और दुनिया के नक्शे के ऊपर एक छोटा सा यहूदी शहर आबाद हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 1920 से 1921 के दरमियान की। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करना शुरू किया। हर यहूदी जो था वो अपने घर के अंदर एक तहखाना बनाता था, जिस तहखाने के अंदर 3 से 4 अपने ख़ास वफ़ादार लोगों को लाता था, जो कि ट्रेनिंग सीख के आते थे। कोई फ्रांस में सीख के आता था, कोई जर्मनी में सीख के आता था, कोई रूस में सीख के आता था और कहीं और जगह। ये सब मालदार यहूदी थे जो वहाँ आके आबाद होना शुरू हुए। फिर उन्होंने हीफ़ा और उसके बाद तल अबीब और बाकी सारे जो इलाके थे, इनके साथ साथ उन्होंने आबादियाँ जो थीं वो लेना शुरू कर दी और यरूशलेम जो था उसको फ़िलहाल उन्होंने अपने पास नहीं रखा। मई 1948 से कुछ तकरीबन 20-25 दिन, 14 मई से 20-25 दिन आज़ादी से पहले इन्होंने सोचा कि अब हम इस मुल्क को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि 1916 में इनके साथ बाल्फोर एग्रीमेंट हुआ था। बाल्फोर एक वज़ीर ख़ारजा था बरतानिया का, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके साथ उन्होंने कहा था कि हम दुनिया की जो कमिटी ऑफ नेशंस है, आप यहूदियों को एक कौम मानते हैं और हम आपको प्रॉमिस लैंड में वापस जाके आबाद करेंगे। उस वक़्त पहली जंग अज़ीम जो थी नहीं हुई थी, हो चुकी थी और उसके बाद ये यहूदी जो थे इनके साथ मिल गए थे और दूसरी जंग अज़ीम में इन्होंने भरपूर साथ दिया था। यही वजह है कि हिटलर ने यहूदियों को खासा मारा था, क्योंकि समझता था कि ये हमारे अंदर हमारे दुश्मन हैं और हमारे दुश्मनों के ख़िलाफ़ ये स्पाइंग करते हैं, जासूसियाँ करते हैं और उनका साथ देते हैं। फिर 1916 के इस बाल्फोर एग्रीमेंट को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जीतने के बाद 1947 के बाद वादे किया गया, तो तब ये सूरत हाल हुई कि इन्होंने कहा अब हमें ऐलान करना चाहिए। अब उन्होंने जब स्ट्रेंथ पूरी हो गई 1948 की, तो फिर उन्होंने हमला करना शुरू किया। इस हमले के दौरान ये फरा फिल्म की एक कहानी है। कहानी इस तरह की है कि एक बच्ची है कि जो बच्ची जो है स्कूल मैट्रिक पास करती है, वो चाहती है कि यरूशलेम जाके पढ़ाई करे और उसकी बहन शादी, किस दोस्त की शादी पे उसको देखते हैं कुछ घर वाले और उसको पसंद करते हैं, लेकिन उसका बाप कहता है अच्छा मैं तुम्हें पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद शादी कर दूँगा। लेकिन थोड़ी ही देर में होता ये है कि वो वक्त आ जाता है कि यहूदी जो हैं वो लोगों को मार मार के वहाँ से निकालना शुरू होते हैं और खौफ का आलम तारी हो जाता है। इस खौफ के आलम के अंदर उसका बाप जो है वो बंदूक लेके निकलता है और इसको एक तहखाना नुमा जगह पे कैद कर देता है, जो कि उनका असल में किचन और स्टोर होता है। और उसके अंदर 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ सी रोशनदान से होते हैं, जो कि उस कीचड़ के या मड के उसके अंदर से बनाए गए होते हैं। चूँकि उसके बाप बाहर लड़ रहा होता है, तो कहीं उनको अंदाज़ा होता है कि जहाँ से लड़ाई होती है, तो वो फिर उसके बाद निकल जाते हैं, तो वो घर खाली हो जाता है, बंडन हो जाता है। तो वो घर खाली के दौरान एक फैमिली वहाँ आती है। वो फैमिली वहाँ जब पहुँचती है तो उनकी जो एक औरत होती है, बीवी, जो शख्स की बीवी जो होती है, वो उस वक़्त वज़े हमल के दौरान में होती है। तो उसके वहाँ बच्चा पैदा होता है जिसका वो नाम मोहम्मद रखते हैं, अज़ान देते हैं। और वो अज़ान दे रहे होते हैं तो अचानक इसराइली फोर्सेस आ जाती हैं और वो समझती हैं कि यही वो फैमिली है कि जो इस घर में आबाद थी और वो हम पे हमलावर हो रही थी। उस दौरान वो उनकी तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के दौरान उनको बाकायदा एक फायरिंग स्क्वाड नामी जगह रखे, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और उसमें फायरिंग स्क्वाड नामी सूरत हाल, यानी एक बंदे को कतार में खड़ा करके मारा जाए, वहाँ उनको मारा जाता है। और जो नामौलूद बच्चा होता है वो पीछे चीख रहा होता है। तो उसमें इस्राएली सिपाही ये कहता है कि इस बच्चे की आवाज़ बंद कर दो, लेकिन देखो उसको गोली ज़ाया मत करना, और उसको उस बट मार के मार देता है। इस दौरान ये औरत जो है
जो कि अंदर बंद होती है, जो खौफ के आलम में उसको देख रही होती है, उस खौफ के अंदर दरवाज़ा खुल नहीं सकता क्योंकि बाहर निकल पाती, बड़ी मुश्किल से ढूंढती ढांढती है। जब वो चले जाते हैं तो वो उसको एक पिस्तौल मिलता है, पिस्तौल से वो उस दरवाजे पर फायर करती है तो ताला टूटता है, तो बाहर आती है तो सोचती है मैं उस बच्चे को बचा लूँ, लेकिन वो बच्चा मर चुका होता है। और फिर उसके बाद वो घूमती घामती उस कैंप में जा पहुंचती है जहां हज़ारों फ़लस्तीनी वहां पर मौजूद हैं। मैंने साबरा और शतीला के वो कैंप लेबनान में देखे हैं। आज 75 साल हो गए हैं। एक बच्चा जो 14 मई 1948 को पैदा हुआ था वो 75 साल का होगा। उस बूढ़े को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो कभी अपने वतन वापस जा सकेगा। 75 साल का हो चुका है। उसे मजीद 75 साल भी ज़िंदगी मिले तो वो शायद अपने वतन वापस ना आ सके। एक अजीब व ग़रीब माहौल है उस कैंप का। ये वो कैंप है जिसमें एरिल शरोन ने खुद अंदर घुस के एक ओपी पोस्ट पे बैठ के बाकायदा फायरिंग की थी और खेलते हुए बच्चों को मारा था। ये वो चेहरा है जो मग़रब का चेहरा है। ये वो चेहरा है जो जुल्म का चेहरा है। ये वो चेहरा है कि आप सिर्फ परचम देखते हैं ट्यूनिस के, मराकश के और इवन कतर के और सऊदी अरब के मैचों के दरमियान। ये परचम नहीं है, इस परचम के पीछे खून है जो 75 साल से इस सरजमीन पर बह रहा है। फिर ये सवाल उठाते हैं कि तुम में उसामा बिन लादेन कैसे पैदा हो जाता है, तुम में लैला खालिद कैसे पैदा हो जाती है, तुम लोग इतने तल्ख क्यों हो जाते हो। जिस शख्स ने अपने सामने अपने एक दिन के बच्चे को कत्ल होते देखा होगा, उसे किसी दूसरे के बच्चे हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।